आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। हमारे चैनल पे लैब असिस्टेंट के पेपर सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है। पेपर सेकंड में केमिस्ट्री की कंप्लीट सिलेबस सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट फर्स्ट परमाणु संरचना का अच्छे से अध्ययन किया और हमने देखा कि परमाणु संरचना से पिछले वर्षों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका डिस्कस किया और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को लेकर अच्छे से पढ़ाया गया। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखें। इस वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हमारी अगली यूनिट है रासायनिक साम्य। इस यूनिट से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कन्फर्म है और बहुत आसान यूनिट है। इसमें मेजर 4 टॉपिक हैं। रासायनिक साम्य का नियम पहला, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर, ले-सातले का नियम और रासायनिक साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। ये 4 टॉपिक हैं। बहुत आसान यूनिट है। अब देखते हैं हम रासायनिक साम्य क्या है। रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में स्थापित होता है। यानी रासायनिक साम्य केवल वहीं होगा जहां अभिक्रिया रिवर्सिबल हो, यानी आगे पीछे दोनों तरफ चले। दूसरा है जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाए तो यह अवस्था रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। इसकी परिभाषा पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक साम्य अवस्था क्या है। जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता कांस्टेंट हो जाए, इक्वल हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उस अवस्था को रासायनिक साम्य कहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक साम्य के गुण। पहला है यह सदैव उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में स्थापित होता है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में होती है। दूसरा है साम्य पर उत्पाद तथा क्रियाकारक की सांद्रता स्थिर हो जाती है। तीसरा है कि साम्य पर अग्राभिक्रिया की दर तथा पश्चाभिक्रिया की दर समान हो जाती है, अर्थात साम्य पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी RF बराबर RB। अगला एरो है साम्य गतिक होता है, अर्थात साम्य पर अभिक्रिया रुकती नहीं, निरंतर चलती रहती है। अगला एरो है साम्य पर ताप, दाब, घनत्व आदि गुण स्थिर हो जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, हम कंसंट्रेशन सांद्रता और टाइम समय का ग्राफ लेते हैं। उत्पाद का ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, क्रियाकारक का डाउन आ रहा है। एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे अभिक्रिया एकदम साम्य अवस्था में आ जाएगी और उस बिंदु को क्या कहेंगे, साम्य बिंदु कहेंगे। जैसे अभिक्रिया की दर और समय की मैं बात करूं तो ये अगर अभिक्रिया की दर की बात करूं RF निरंतर डाउन आ रहा है, उत्पाद की बात करूं RB तो बढ़ता जा रहा है। एक बिंदु ऐसा है जिसको साम्य बिंदु कहेंगे, उसके बाद रिएक्शन स्थिर हो जाएगी, इक्वलाइज होकर चलेगी। नोट में देखना कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उत्प्रेरक करता क्या है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है। अब अभिक्रिया दोनों तरफ चल रही है, आगे पीछे, तो आगे जितना बढ़ा दिया पीछे उतना कम कर देगा तो इक्वल हो जाएगा। इसका कारण भी दिया है क्योंकि यह अग्र एवं पश्चात अभिक्रिया की दर को समान रूप से प्रभावित करता है। जैसे उत्प्रेरक के प्रभाव कैसे समझो कि आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें यदि मैं 10 रुपये जोड़ दूँ, 10 रुपये घटा दूँ तो नेट तो 100 के 100 ही रह गए ना। तो ऐसे ही है, उत्प्रेरक से ये अभिक्रियाएं प्रभावित नहीं होंगी। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं साम्य पर। जैसे कोई सेल है, सेल का विद्युत विभव 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसका डेल G 0 आ रहा है और डेल S 0 आ रहा है। डेल G गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन 0 है और एंट्रोपी में परिवर्तन 0 है, इसलिए सेल का विभव भी 0 रहेगा। अब आता है हमारा सक्रिय द्रव्यमान का नियम या रासायनिक साम्य का नियम या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसको LMA भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। किसने दिया ये? गुडबर्ग और वागे ने दिया। क्या है इस नियम को देखते हैं। किसी ताप पर अभिक्रिया की
क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी स्थिर ताप की बात करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें, फिर अभिक्रिया की दर देखें यानी रेट देखें, तो R समानुपाती हो जाएगा क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। ये लिखा है ना R, फिर समानुपाती क्रिया कारक लिखा, और ये जो दो बड़े कोष्टक दिख रहे हैं, ये दो बड़े कोष्टक किसको बताते हैं? सांद्रता को बता रहे हैं। जैसे देखो ये रिएक्शन दी हुई है, टेम्परेचर कांस्टेंट ले यानी नियत ताप पे ले अपन, एक अभिक्रिया है जिसमें दो क्रिया कारक है ए और बी, एक के n मोल है, बी के n2 मोल है, तो और ये उत्पाद बन रहा है कुछ भी। तो इस नियम के अनुसार इसकी अभिक्रिया की दर को कैसे लिखेंगे कि ताप नियत है ही, अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती। तो क्रिया कारक इसमें दो ही हैं, ए और बी, और इनको सांद्रता के फॉर्म में लिखने के लिए ए लिखा, फिर दोनों तरफ बड़ा कोष्टक लिख दिया, तो ये सांद्रता के फॉर्म में आ गया। अब इसके कितने मोल हैं? जैसे ए अभिकारक के n मोल है, n1 मोल है, बी अभिकारक के n2 मोल है, तो उनको ये बड़े कोष्टक के ऊपर लगा देंगे। जैसे इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे? R समानुपाती ए को कोष्टक में लिखा, फिर इसके ऊपर मोल n1 मोल, फिर बी को भी ऐसे ही लिख देंगे, फिर इधर ये के कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखते हैं इस नियम के अनुप्रयोग। जैसे मैं एक रिएक्शन की बात करता हूँ, ए और बी दो क्रिया कारक ले लिए, एक के n1 मोल लिया, बी के n2 मोल लिया, ये रिएक्शन करके उत्पाद बना रहे हैं COD। सी के m1 मोल है, डी के m2 मोल है। अब देखते हैं अग्र अभिक्रिया की दर क्या होगी और पश्च अभिक्रिया की दर क्या होगी। तो अग्र अभिक्रिया की दर की बात करते हैं, RF समानुपाती किसके होगी? क्रिया कारकों की सांद्रताओं के। तो क्रिया कारक ए और बी हो गया, सांद्रता दर्शाने के लिए बड़ा कोष्टक लिख दिया, फिर इनके मोल है वो ऊपर लिख दिया पावर के रूप में। अब यहाँ से समानुपाती को उठाया तो KF ये एक नियतांक आ गया। इस नियतांक को क्या कहेंगे? अगर अभिक्रिया का दर नियतांक कहेंगे इसको। अब पश्च अभिक्रिया की दर की बात करें तो जब अभिक्रिया पश्च उल्टी रहेगी तो इसमें क्रिया कारक COD बन जाएंगे, तो RB समानुपाती होगा COD के सांद्रताओं के गुणनफल के। अब COD के क्रमशः मोल है M1 M2, तो इसको ऊपर लिख दिया ये बड़े कोष्टक के। अब यहाँ से इसके समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो KB आ जाएगा। KB एक नियतांक है, इसको क्या कहेंगे? पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक कहेंगे। अब हमने पढ़ा है पहले कि साम्य की स्थिति में क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल होगा, यानी RF बराबर RB होगा। समीकरण 1 और 2 को बराबर रख दिया। अब इसमें KF अपॉन KB किया तो ये क्या हो जाएगा? COD की सांद्रता बटा A और B की सांद्रता, अर्थात इसको KF और KB को हमने नया कांस्टेंट नाम दे दिया KC। अर्थात ये हो क्या गया KC कि उत्पाद की सांद्रता बटा क्रिया कारक की सांद्रता। और हमने पहले ही बताया कि बड़ा कोष्टक सांद्रता को बताता है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि सांद्रता की इकाई क्या है, तो सांद्रता की इकाई मोल लीटर की इसकी इकाई हो जाएगी, सॉरी मोल पर लीटर सांद्रता की इकाई हो जाएगी। अब देखिए नोट में, KC लिखते समय केवल गैस या जलीय क्रिया कारकों को लिखा जाता है, ठोस व द्रव्य को नहीं। ठोस व द्रव्य की सांद्रता में परिवर्तन को इकाई माना जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन लिया हमने कि N2 और S2, इसके रिएक्शन से अमोनिया गैस बन रही है NH3। तो हमने KC क्या लिखा कि उत्पाद की सांद्रता बटा क्रिया कारक की सांद्रता, तो उत्पाद NH3 आ गया, इसके 2 मोल है ऊपर लगा दिया, बटा नीचे में क्रिया कारक N2 और S2, N2 के 1 मोल है, S2 के 3 मोल है, तो ऊपर 3 लिख दिया। अब अगली रिएक्शन में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है।
तो अपना किसी का फॉर्मूला वही उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। इसमें उत्पाद दो बन रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक CO2 बटा क्रियाकारक में कैल्शियम कार्बोनेट है। हमने इसमें पढ़ा कि सॉलिड और लिक्विड के लिए हम इसको इकाई मान लेते हैं सांद्रता में परिवर्तन। तो यहाँ केवल गैस के लिए ही होगा, बाकी तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड के लिए एक हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। तो Kc बराबर क्या आ जाएगा, CO2 की सांद्रता। जैसे इसमें ये लिख भी रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की सांद्रता इकाई मान लेंगे। अब आता है यूनिट ऑफ Kc। Kc की इकाई क्या होगी। देखो सांद्रता के ऊपर जितने मोल है डेल एन, और हमने सांद्रता की इकाई पढ़ी ली थी कि मोल पर लीटर होता है। अब इसमें मोल लीटर इनवर्स डेल एन हो गया। यहाँ डेल एन क्या है, डेल एन जी का मतलब केवल गैस फॉर्म की बात कर रहा है, सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहा। कि गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल, यानी हमें केवल उत्पाद और क्रियाकारकों के मोलों का अंतर लेंगे, वो भी गैस फॉर्म में, वो हो जाएगा डेल एन जी। अब देखते हैं एक एग्जांपल। N2 और H2 से अमोनिया बन रहा है, तो डेल एन क्या हो जाएगा, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल, 2 माइनस 4, तो ये डेल एन -2 आ जाएगा। देखो अमोनिया के 2 मोल थे, 2 लिख दिया क्योंकि उत्पाद में अमोनिया ही बन रहा है, और क्रियाकारक में N2 और H2 दोनों है, दोनों के कितने हैं, 2 अणु है, तो 2 और 2 4 हो गया, तो 2 माइनस 4 तो -2 आ जाएगा। तो Kc की इकाई हमने बताई थी कि मोल लीटर इनवर्स पावर में डेल एन की वैल्यू यहाँ से -2 आई, तो इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान क्या हो जाएगा, मोल -2 और ये लीटर +2 हो जाएगा, गुणा होगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अर्थात इस अभिक्रिया के लिए Kc की यूनिट हो जाएगी कि लीटर का स्क्वायर बटा मोल का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कोई रिएक्शन दे देगा, इसके लिए Kc की यूनिट या इकाई ज्ञात कीजिए। जैसे अपने पास ये रिएक्शन ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अब देखते हैं Kc की यूनिट। तो अब सॉलिड का काउंट नहीं करते, तो CO2 का 1 हो जाएगा उत्पाद के साइड में और क्रियाकारक में 0, तो डेल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और सांद्रता की मोल लीटर इनवर्स होती है तो इसके ऊपर पावर 1 आ गई। अब देखते हैं हम स्थिर दाब पर नियतांक Kp या दाब साम्य नियतांक। देखो हम K को 2 भागों में बांटा, एक तो Kc सांद्रता बता रहा है और एक ये दाब साम्य नियतांक Kp। जैसे अभी हमने कोई रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन में Kp की बात कर रहे हैं, अभी हम सांद्रता की बात कर रहे हैं तब कोष्टक लगा के लिख रहे थे, अब दाब साम्य नियतांक की बात कर रहे हैं तो उस कोष्टक की जगह पे P आ जाएगा, P मीन्स दाब। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे कि उत्पाद बटा क्रियाकारक, तो वही Pc की पावर m1 इंटू Pd की पावर m2, ऐसे ही Pa की पावर n1 इंटू Pb की पावर n2। देखो क्या क्या है यहाँ, Pc आंशिक दाब हो गया C का, Pd आंशिक दाब हो गया D का, Pa आंशिक दाब हो गया A का, Pb आंशिक दाब हो गया B का। अर्थात आंशिक दाब का ये फॉर्मूला हो गया कि मोल बिन इंटू कुल दाब। अब बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण। क्या होती है आदर्श गैस समीकरण, Pv बराबर nRT। तो इस V को N के बटे में भेज दिया यानी मोल लीटर, इसी को तो हम सांद्रता बोल रहे हैं। तो Pa बराबर क्या हो गया, A की सांद्रता RT है ही, Pb क्या हो जाएगा B की सांद्रता इंटू RT, Pc क्या हो जाएगा C की सांद्रता इंटू RT,
पी डी क्या हो जाएगा, डी की सांद्रता इंटू आर टी। अब इसमें यहाँ वैल्यू रख दी, इसमें इधर वैल्यू रख दी, तो आर टी को अलग सेपरेट कर लिया, बाकी ये अलग हो गया। अब ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, के सी की, और आर टी में ये M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 का कोष्टक, इसको हमने क्या नाम दे दिया, डेल एन, और केवल गैस के लिए ज्ञात की जा सकती है, इसलिए डेल एन जी हो गया। तो के पी की इकाई क्या हो जाएगी, अब यहाँ से देखो, आर तो गैस नियतांक है, इसकी तो कुछ इकाई होगी नहीं, टी क्या है, टेम्परेचर, तो इसकी ये आ जाएगी के पी की इकाई एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक दाब हो गया ना, और पावर डेल एन। अब एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस S2, इससे बन रहा है अमोनिया। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब डेल एन कैसे निकालेंगे कि गैसीय उत्पादों की सांद्रता माइनस गैसीय विकारकों की सांद्रता, तो अमोनिया के उत्पाद 2 हो गया, और इधर क्रियाकारक की बात करें तो N2 का 1 हो गया, S2 के 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया टोटल। तो 2 माइनस 4 तो -2 आ जाएगा। के पी की यूनिट क्या आ जाएगी फिर, ATM की पावर -2, क्योंकि डेल एन की वैल्यू -2 आ रहा है। अब थोड़ा सा इनका शॉर्ट देख लेते हैं। के मीन्स क्या हो गया, साम्य नियतांक, और साम्य नियतांक हमने बताया कि उत्पाद बटा क्रियाकारक हो गया। अब के को 2 भागों में बांटा गया है, के सी और के पी। के सी क्या है कि सांद्रता साम्य नियतांक, और के पी क्या हो गया, दाब साम्य नियतांक। तो इस रिएक्शन के लिए हम के सी को इस प्रकार लिखेंगे कोष्टक वाली फॉर्म में, और के पी को पावर लिख के इस प्रकार लिखेंगे। के सी की यूनिट बात करें तो सांद्रता की पावर डेल एन, सांद्रता की हमने पढ़ा मोल लीटर इनवर्स डेल एन, और दाब साम्य नियतांक की बात करें के पी, तो के पी बराबर हो जाएगा ATM की पावर डेल एन। इन दोनों में संबंध की बात करें तो के पी बराबर हो गया के सी आर टी की पावर डेल एन, जहाँ डेल एन क्या है, गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारकों के मोल, अर्थात डेल एन बराबर लिख सकते हैं M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। अब बात करते हैं इनके केस की। जैसे फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ कि डेल एन बराबर 0, जैसे ये रिएक्शन ले लिया S2I2 और 2HI, इसमें उत्पादों के मोल और क्रियाकारकों के मोल बराबर है, तो 0 आ गया। तो के पी बराबर होगा के सी, क्योंकि आर टी की पावर 0 का मतलब 1 हो गया ना, तो के पी बराबर के सी। सेकेंड केस की बात करते हैं कि डेल एन जी पॉजिटिव हो गया, जैसे रिएक्शन PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, तो उत्पादों के मोल PCl5 1 हो गया, Cl2 1 हो गया, तो 2, और PCl5 1 ही हो गया, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो आर टी की पावर 1, अर्थात कह सकते हैं कि के पी ग्रेटर देन होगा के सी, कब, जब डेल एन पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि डेल एन नेगेटिव होगा तो क्या होगा। डेल एन नेगेटिव होगा, जैसे ये रिएक्शन ले लिया अमोनिया वाली, इसमें डेल एन का मान -2 आ रहा है, और हम फॉर्मूला जानते हैं के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल एन, तो डेल एन की -2 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे के पी बराबर के सी बटा आर टी का स्क्वायर, तो के पी से बड़ा हो जाएगा के सी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है SO2 प्लस 1/2 O2, ये रिएक्शन करके SO3 बना रहे हैं। तो अब विक्रिया के लिए के पी व के सी का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो कि के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल एन हो गया। अभी डेल एन की वैल्यू निकालो कि उत्पाद माइनस का विकारक, तो 1 माइनस 1.5 कितना बच जाएगा, -आधा बच जाएगा, इधर रखा -1/2 इसकी पावर के रूप में। तो के पी बराबर के सी अपॉन आर टी की पावर
1/2 क्योंकि इसको नीचे ले आए। अब 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट, 1/2 का मतलब रूट ही हो गया। अब Kp/Kc बराबर क्या आ जाएगा 1/√RT। इसी प्रकार ये मेथेन के दहन के लिए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथेन के दहन के लिए Kp व Kc में संबंध होगा। अब मेथेन का दहन बोल दिया तो आपको रिएक्शन खुद को याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दे दी थी, लेकिन यहाँ सिर्फ मेथेन का दहन बोल दिया, तो अब आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, फिर Kp और Kc में संबंध निकालना पड़ेगा। देखिए मेथेन का दहन क्या है। अब देखिए मेथेन के दहन की रिएक्शन क्या है। CH4 + O2, क्योंकि दहन हो रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलेगी। फिर क्या बना है CO2 और H2 लिक्विड है, इसलिए हम इनके अनुपात में इसको काउंट नहीं करेंगे। अब डेल जी का मान कैसे निकालेंगे, सॉरी डेल एन जी का। CO2 1 मोल हो गया, मेथेन और O2 2 और 1 3 मोल ही हो गया, तो 1 - 3 - 2 आ गया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि Kp = Kc RT की पावर डेल एन। इसमें रखा, ये -2 आया तो नीचे आते ही प्लस में हो जाएगा, तो Kp/Kc क्या हो जाएगा 1/RT का स्क्वायर। अब हमारा अगला टॉपिक है साम्य नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। पहले देखते हैं ताप पर निर्भरता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान लगा के देखना एक बार में। देखो हमने Kc क्या पढ़ा कि उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। ये देखो कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषीय विक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी हमें बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका डेल H पॉजिटिव हो गया। ऊष्माक्षेपी की बात करें एक्सोथर्मिक की, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी अंदर से ऊष्मा बाहर निकलेगी, डेल H नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं, अब बात करते हैं इसमें ऊष्माशोषीय विक्रिया के लिए और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के लिए क्या होगा। ऊष्माशोषीय विक्रिया के लिए बात करता हूँ मैं, तो हमें ऊष्माशोषीय विक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया अगर दिशा में जाएगी, तो Kc का मान बढ़ेगा। देखो यहाँ का अगर दिशा में जा रही है मतलब उत्पाद बढ़ रहे हैं, तो Kc भी बढ़ रहा है। ऐसे ही अभिक्रिया में यदि टेम्परेचर कम होगा तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी, और पश्चिम दिशा में होगी तो Kc का मान कम हो जाएगा। अब दूसरी रिएक्शन ऊष्माक्षेपी की बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। और यहाँ Kc जो है वो टेम्परेचर के उल्टा चलता है, जबकि ऊष्माशोषी में टेम्परेचर के हिसाब से Kc बढ़ रहा था घट रहा था, लेकिन ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में उल्टा चलता है। ये थोड़ा सा जनरल पॉइंट है कि जैसे बंध वियोजन बॉन्ड ब्रेक की बात करें, जैसे A और B एक क्रिया कारक है, उनको गर्म किया, ताप दिया, तो 2 उत्पाद में बन गए A + B। तो यह विक्रिया हम ताप दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक है, यानी ऊष्माशोषी है। ऐसे ही बंध निर्माण की विक्रिया की बात करें हम, A + B 2 क्रिया कारक हैं, और उत्पाद में क्या बना A और B, तो बंध निर्माण की क्रिया में एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी ये एक्सोथर्मिक हो गए, ऊष्माक्षेपी हो गई। अपवाद की बात करें, यह अपवाद बहुत बार पूछा जाता है कि N2 और O2 की रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी, और यह विक्रिया एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी है, जबकि हमारे सामान्य नियम के अनुसार कि जब भी बंध बन रहा है तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, ध्यान रखना इसका। अब एक क्वेश्चन है, अमोनियम वाली रिएक्शन दे दी, इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी हो गई, यानी डेल H नेगेटिव हो गया। तो उपरोक्त अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर Kc का मान पूछ रहा है। देखो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर
हमने पढ़ा था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पश्चिम दिशा में रिएक्शन होगी, पश्चिम दिशा में होगी तो Kc का मान कम होगा। तो क्या हो जाएगा, Kc का मान कम हो जाएगा, ये आंसर हो गया अपना। यदि यहाँ टेम्परेचर बोलता, दूसरा क्वेश्चन इसी में बोलता कि यदि टेम्परेचर कम हो रहा है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होती, अग्र दिशा में होती तो Kc का मान बढ़ता। Kc का मान जब बढ़ रहा है तो अमोनिया का उत्पादन भी बढ़ जाता। अब दूसरा क्वेश्चन है PlC5 के वियोजन की अभिक्रिया। PlC5 PlC3 और Cl2 में टूट रहा है तो ताप बढ़ाने पर Kc क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया तो यह अभिक्रिया भी देखो PlC5 से 3 और Cl2 में टूट रही है, इसका मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है, अग्र दिशा में जाएगी और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो Kc का मान बढ़ेगा। Kc का मान बढ़ेगा इसका मतलब कि उत्पादन बढ़ेगा, यानी PlC3 और Cl2 ये बढ़ेंगे। इन सब से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो क्रिया कारक कम होगा, क्योंकि अभिक्रिया भी बैलेंस होगी ना। अतः हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि इसमें ΔH पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं रस समीकरण मिति। इसके 3 केस देखेंगे रस समीकरण मिति की क्या है। जैसे पहले केस में H2 और I2 लिया, HI बन गया, अभिक्रिया को बैलेंस कर लिया। अगले में H2 और I2 को 1/2 मोल लिया और HI करके इसको बैलेंस कर दिया। तीसरे केस में H2 और I2 के 2-2 मोल लिया और इधर HI के 4 लगा के अभिक्रिया को बैलेंस किया। अब Kc का मान निकालते हैं। फर्स्ट केस में Kc का मान वही आएगा, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, तो HI की पावर 2 बटे में क्रिया कारक में H2 और I2 की 1-1 हो गया। ऐसे ही Kc डैश की बात करूँ तो HI में 1 हो गया और H2 और I2 में 1/2 हो गया। Kc डबल डैश में बात करूँ तो उत्पाद में HI के ऊपर पावर 4 होगी और बटे में H2 और I2 में 2-2 हो गया। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि Kc बराबर क्या हो जाएगा, Kc डैश का होल स्क्वायर। देखो इधर इन दोनों में इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें 1/2 आ रहा है, तो इस पर स्क्वायर डालूंगा, रूट डालते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तब जाके ये बैलेंस होगा, इक्वल होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि रूट Kc बराबर Kc डैश। ऐसे ही Kc की Kc डबल डैश से कंपेयर करूँगा तो इस देखो Kc और Kc डबल डैश को देखो, यदि Kc का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो Kc डबल डैश के जैसा बन जाएगा, अर्थात ये Kc स्क्वायर बराबर Kc डबल डैश हो गया। अब Kc1 और Kc डबल डैश की बात करूँ तो यदि Kc डबल डैश में 4 हट जाए तो ये Kc डैश के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए 1/4 पावर लेके इसको बराबर किया। अभी और करके ये लिख रखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो देख लेना आप। नोट में लिखा है कि क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता का तथा उत्प्रेरक का Kc पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब यदि Kc पर प्रभाव की बात करें तो ना ही तो उत्प्रेरक का और ना ही क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता, दोनों का ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें Kc का मान 49 दे दिया और बोल रहा है तो दूसरी रिएक्शन में Kc डैश का मान क्या होगा। देखो पहली रिएक्शन में Kc का निकालते हैं, दूसरी में Kc डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहली रिएक्शन N2 प्लस H2 NH3 आ गया, तो इसमें Kc का मान ये आया। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन अमोनिया से N2 और H2 बन रहा है, इसमें Kc डैश की वैल्यू निकाला, वही उत्पाद अपॉन क्रिया कारक और इनके मोल है वो कोष्टक के ऊपर लिख दिया। Kc डैश का हमें 49 दे रखा है वैल्यू। इन दोनों में Kc और Kc डैश में यदि मैं इसको Kc डैश को उल्टा करके स्क्वायर कर दूं तो ये Kc के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में Kc की वैल्यू 49 दे रखी है, हमने लिख दी।
अब KC डेज की वैल्यू पूछ रहा है, इसके ऊपर रूट डालूँगा तो 7 आ गया। अब इसको उल्टा कर दूँगा तो KC डेज आ जाएगा 1/7 और इसमें ऑप्शन अपना C हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने आधी यूनिट डिस्कस की, यानी 2 टॉपिक डिस्कस किए। अब अगले जो वीडियो आएगा उसमें हमारे लिए सातले का नियम और उत्क्रमण या अनुत्क्रमण या अभिक्रियाओं में अंतर देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अगले वीडियो में हमारी पूरी यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और जो भी कुछ डाउट हो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू।